सो डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंट्स। क्या होता है कॉस्ट अकाउंट्स, और उसका एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो ये है कि कॉस्ट अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स का ही एक पार्ट है। पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स केवल यूज होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ता गया वैसे वैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देन कॉस्ट अकाउंट्स यूज़ कहाँ होता है? कॉस्ट अकाउंट्स को हिंदी में कहा जाता है लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंट्स का यूज़ होता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। ट्रेडिंग कंसर्न में आप जानते हो केवल गुड्स की खरीदी बिक्री का काम होता है। फिनिश्ड गुड्स हम खरीदते हैं और फिनिश्ड गुड्स ही बेच देते हैं। लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात आती है वहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब तक किसी वस्तु की कॉस्ट नहीं मालूम होगी हमको, तब तक हम उसकी सेल्स वैल्यू का डिटर्मिनेशन या सेल्स वैल्यू किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के रूप में अगर एक कारखाने की बात करें, एक कारखाने में अगर 500 प्रकार के नट बोल्ट बनते हैं, सबके अलग अलग साइज़ हैं, आपको मालूम है। तो सबके अलग अलग साइज़ हैं, तो सब में अलग अलग मटेरियल लगा हुआ है, तो सबकी अलग अलग कॉस्ट आएगी। और जब तक अपन उस कॉस्ट को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक उसकी सेल्स वैल्यू अलग अलग प्रकार के नट बोल्ट की किस प्रकार से डिसाइड होगी। तो कॉस्ट अकाउंट्स का बेसिकली यूज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किया जाता है, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। कॉस्ट अकाउंट्स का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है लागत के तत्व। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि लागत या कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है। बेसिकली लागत मुख्य रूप से लागत के 3 तत्व हैं या लागत 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला है मटेरियल, सेकंड वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज एक्सपेंस। मटेरियल, मटेरियल जिसको हिंदी में सामग्री है ना। मटेरियल बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल जिसको प्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको हिंदी में अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। इसी प्रकार से लेबर भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। और एक्सपेंस मतलब व्यय, व्यय भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि प्रत्यक्ष सामग्री या अप्रत्यक्ष सामग्री मतलब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, ये क्या होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के जो इन तीनों का सम होता है या इन तीनों का जो टोटल होता है उसको कहा जाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जिसको हिंदी में कहा जाता है ऊपरी व्यय। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल ओवरहेड होता है। ओवरहेड को हिंदी में कहा जाता है ऊपरी व्यय। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जिसको डायरेक्ट मटेरियल मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष सामग्री। तो प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री होती है या डायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होता है जो किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है, या जिसको डायरेक्टली आप किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर चार्ज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट का मीनिंग क्या है।
कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है, कॉस्ट सेंटर है। और कॉस्ट यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ कॉस्ट, कि एक नट बोल्ट की कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो एक नट बोल्ट क्या है, कॉस्ट यूनिट है। या अगर फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है तो एक टेबल या एक कुर्सी क्या है, आपकी एक कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट को हिंदी में कहा जाता है लागत इकाई, है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल की। फिर से डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल विच कैन बी चार्ज टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट डायरेक्टली। मतलब ऐसी सामग्री या ऐसा मटेरियल जो किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्ट चार्ज किया जा सके। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें कि हम अगर 10 बाई 10 का एक कमरा बनवा रहे हैं, तो 10 बाई 10 का एक कमरा बनवाने के लिए सपोज दैट हमको 1000 ईंटों की ज़रूरत है। तो ईंटों की जो भी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को डायरेक्ट हम उस कमरे की लागत में या उस कमरे की कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर बना रहा हूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, अब एक टेबल की कॉस्ट, एक टेबल को बनाने में जितनी लकड़ी लगेगी, तो उस लकड़ी की कॉस्ट जो भी आएगी हम डायरेक्ट उस टेबल की कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा, है ना। सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष सामग्री। देखो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसे किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि जिसका क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। मतलब अलग अलग कॉस्ट सेंटर या अलग अलग कॉस्ट यूनिट पर जिसको किसी अप्रोप्रिएट बेस या किसी उपयुक्त आधार के आधार पर क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ इनडायरेक्ट मटेरियल का, मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री का, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन लें कि हम फर्नीचर बनाने की ही फैक्ट्री में अपन का आ रहे हैं, तो अगर फर्नीचर बनाने की ही फैक्ट्री है और वहाँ पे अब जैसे हम टेबल बनवा रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में अगर हमने 1 किलो कील खरीद के लाए हम, या 1 किलो फर्नीचर खरीद के लाए, सॉरी फर्नीचर नहीं, यहाँ पे फेविकोल खरीद के लाए, उस कंडीशन में अगर सपोज दैट फेविकोल की बात करें, 1 किलो फेविकोल की कॉस्ट सपोज दैट 100 रुपये आई। अब 100 रुपये का फेविकोल हम खरीद के लाएं, उस अब ऐसा तो नहीं है कि फेविकोल को अपन पहले से अपन डिसाइडेड है कि किस टेबल में या किस कुर्सी में कितना फेविकोल लगेगा। वो तो कारपेंटर जो है वो जैसे जैसे फेविकोल लगता जाएगा वैसे वैसे वो उसको लगाता जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर 1 किलो फेविकोल जो 100 रुपये का आया था, उसकी कॉस्ट या उससे अगर 10 टेबल बनी, तो अपन ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100 रुपये को पूरा का पूरा एक टेबल में ही लगा देंगे अपन, बल्कि अपन क्या करेंगे, 100 रुपये की जो फेविकोल की कॉस्ट है उसको अपन 10 टेबलों में क्या करेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। तो 10-10 रुपये, अगर एक प्रकार की ही टेबल बन रही है हमारी फैक्ट्री में, तो 10-10 रुपये की कॉस्ट जो फेविकोल की कॉस्ट है वो हम एक एक टेबल की कॉस्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चूँकि फेविकोल के पूरे 100 रुपये एक ही टेबल की कॉस्ट में अपन ने नहीं जोड़े, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट में, बल्कि उसका क्या करना पड़ेगा, अपने को बंटवारा करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल की इसके बाद में मैं आपको लिख दूंगा पूरे के पूरे कि डायरेक्ट मटेरियल के क्या एग्जाम्पल होते हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल के क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो वो आप लोग एक बार में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब प्रत्यक्ष श्रम। डायरेक्ट लेबर का मतलब ऐसा लेबर जो आप किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक टेबल बनवा रहा हूँ मैं, और एक टेबल को बनवाने में अगर
एक कारपेंटर पकड़ा मैंने या एक मजदूर पकड़ा और वो अगर एक टेबल 100 रुपये में बना के देगा, तो जो 100 रुपये हम उसको देंगे वो पूरा का पूरा इस टेबल की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब ऐसा लेबर जो आप किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो जितना भी वेजेस पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स, मतलब प्रत्यक्ष वर्कर्स को जितना भी पेमेंट अपन करते हैं वो सब डायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल्स में आता है। अब नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है ऐसा लेबर या ऐसा श्रम जो डायरेक्टली हम किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिसका हमको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। मतलब वही एक सर्टेन बेस के आधार पर अलग अलग बंटवारा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें कि फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, अगर एक फैक्ट्री में सपोज दैट एक दिन में 10 टेबल बन रही हैं, 10 मजदूर 10 टेबल बना रहे हैं, या 10 छोटे कारपेंटर 10 टेबल बना रहे हैं, उन सब कारपेंटर्स को या उन 10 मजदूरों को एक हेड सुपरवाइज कर रहा है। अब सुपरवाइज़र अपने हिसाब से टेबल बनवा रहा है उनसे। उस सुपरवाइज़र को एक दिन का हम 500 रुपये दे रहे हैं। तो 500 रुपये जो हम सुपरवाइज़र को पेमेंट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी 500 रुपये की पेमेंट हम एक टेबल की कॉस्ट में तो नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर एक ही प्रकार की 10 टेबल हम 10 मजदूरों से बनवा रहे हैं और 500 रुपये का पेमेंट हम सुपरवाइज़र को पेमेंट कर रहे हैं, सुपरवाइज़र अपने हिसाब से उन मजदूरों से उन टेबल्स को बनवा रहा है, तो 500 अपॉन 10 50 रुपये अपन सुपरवाइज़र की मजदूरी जो है वो एक एक टेबल के कॉस्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 500 रुपये को हमने बांटा। यहाँ पे अगर एक ही प्रकार की टेबल बनी तो 10 टेबलों में 50-50 रुपये हमने क्या कर दिए, बांट दिए। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ऐसा लेबर जिसको डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिसका क्या करना पड़ेगा, आपको बंटवारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब व्यय। ये भी मैंने बताया आपको, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज किए जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट डायरेक्टली, है ना। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें कि अगर हम एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंजीनियर हमने बुलाया हुआ है और इंजीनियर जो है वो हमारे के लिए पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो नक्शा वगैरह तैयार कर रहा है। उस कंडीशन में उस इंजीनियर को या उस आर्किटेक्ट को जो भी हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको क्या मानेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, है ना। और लास्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब डेफिनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी वही है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिसको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस which cannot be charged to any cost center or cost unit directly, but which will be apportioned to that cost center or cost unit on an appropriate base। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम एक कारखाना है, फर्नीचर बनाने का ही कारखाना है, तो कारखाने का किराया लग रहा है, आप ऑफिस स्टाफ की सैलरी रख रही है, ऑफिस में आपका ऑफिस भी है उसी फैक्ट्री में, ऑफिस का बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, रेंट है, इंश्योरेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सैलरी है, ये सब खर्च तो हो रहा है। तो हर यूनिट की कॉस्ट में खर्च आना चाहिए, मतलब उसको बांटना तो चाहिए अपन को, कायदा ही है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो उस कंडीशन में
जो भी, अगर हमने सपोज दैट उस पूरे कारखाने का किराया जो है वो सपोज दैट एक महीने का हम 10,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, और उस कारखाने में अगर एक महीने में सपोज दैट 100 टेबल बन के तैयार हो रही है ना, तो एक प्रकार की टेबल है, एक ही प्रकार की टेबलें हैं, तो हर टेबल की कॉस्ट में हम 10,000 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया, 10 रुपये हो गया सपोज दैट, तो 10 रुपये को हम हर टेबल की कॉस्ट में किराए के नाम से जोड़ेंगे, तभी तो उस पूरी की पूरी टेबल की कॉस्ट निकलेगी ना, और कॉस्ट पूरी निकल जाएगी तो अपन सेल्स वैल्यू बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी चार्ज टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट डायरेक्टली, बट विच कैन बी अपोर्शन टू दैट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट ऑन एन अप्रोप्रिएट बेस। ये मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब थोड़ा सा सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनके एग्जाम्पल्स भी लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट, तो इसके बाद में फिर आपको जो है वो एग्जाम्पल्स एक बार आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। देखिए मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को केवल एग्जाम्पल्स बतलाए हुए हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, रॉ मटेरियल्स या टिम्बर यूज्ड इन वुडन फर्नीचर, मतलब अगर आप लोग लकड़ी का फर्नीचर बनवा रहे हैं तो उसके लिए जो लकड़ी है वो डायरेक्ट मटेरियल है। सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, फेविकोल, नेल्स, वार्निश जो फर्नीचर बनाने में यूज़ हो रही है, अपन उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री। डायरेक्ट वेजेस इसके एग्जाम्पल है, जैसे वेजेस पेड टू जितना भी डायरेक्ट वर्कर्स, जैसा अभी मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल से बतलाया था कि लकड़ी बनाने के लिए जो फर्नीचर बनाने के लिए जो मेन मजदूर है उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस जिसके एग्जाम्पल है वेजेस पेड टू सुपरवाइजर्स या फोरमैन एट्सेट्रा, इसके मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फीस ऑफ आर्किटेक्ट या सुपरवाइजर पेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो आर्किटेक्ट या सुपरवाइजर या इंजीनियर को जो भी हम पेमेंट किए हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, क्योंकि वर्कर्स को अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो सकता है डायरेक्ट में चला जाए, या लाइटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, है ना। ठीक, तो ये आज का पूरा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी, आप लोगों को बताया कि लागत के तत्व मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।